प्रधानमंत्री का क्रम आप लोगों से पूछेगा, उपराष्ट्रपति के क्रम आपसे पूछेगा। पूछता क्या है कि वहां पे यहाँ पे जो लड़का है वो कहाँ चले गया? वो तबीयत मेरा खराब करके भाग गया है। नहीं, तो प्रधानमंत्री में ना पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब हो जाती है ना, तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनता है? कितने लोगों को याद है ये बताओ? ठीक, गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होगी तो फिर यही बनेंगे, गुलजारी लाल नंदा ही बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। और कठिन कहाँ पे होता है? एक होता है इंदिरा गांधी चुनाव हारेगी 1977 में, है ना, और उसके बाद कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। और उसके बाद 3 साल बाद कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह। और फिर 1989 में कौन बनते हैं? इंदिरा गांधी, है ना। 1989 में कौन बनते हैं? राजीव गांधी भी नाम आ रहा है। 1989 में कौन बनते हैं? विश्वनाथ प्रताप। मैं 89 बोल रहा हूँ ना, 89 बोल रहा हूँ ना। 79 में इंदिरा गांधी वैसे भी नहीं बनी थी ना, 80 में बनी थी। उसके बाद पूछते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कौन बनते हैं? चंद्रशेखर। और फिर कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद कौन बनेंगे? उसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल। कुछ बच्चों के मुंह जो है वो चल ही नहीं रहे, लिपसिंग भी नहीं हो रहा है। कम से कम लिपसिंग कर दिया करो तो मैं समझ लूं। ठीक है, ये कुछ याद नहीं है लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ, वो गायक वो फिल्म में हीरो हीरो लोग नहीं हिलाते मुंह को, गाना उधर चल रहा है अलग, वो लोग लिपसिंग करते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, वो लोग ना लिपसिंग ही करते हैं बैठे बैठे, याद नहीं है, लिपसिंग कर रहे हैं। खड़े करा के पूछोगे तो अरे नहीं पता सर। और कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो पाए हैं ना उतने चालाक, तो वो लिपसिंग भी नहीं कर रहे हैं, याद नहीं है तो कम से कम लिपसिंग किया करो। तो ये प्रधानमंत्री का क्रम और उपराष्ट्रपति का क्रम पूछता है। उपराष्ट्रपति में ना राष्ट्र कई सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो नए मिलेंगे आपको। ठीक है, कि जैसे मैंने बीडी जत्ती ही बोला, आप लोगों के लिए नया ही है। हिदायतुल्लाह भी नया ही है। ठीक है, और उसके बाद कृष्णकांत और गोपाल स्वरूप पाठक, ये लोग भी नए हैं, नए नाम है। हामिद अंसारी भी नए नाम है ना। भैरव सिंह शेखावत नए नाम है। तो इस नाम से ना उपराष्ट्रपति सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में पूछने लायक है, क्योंकि राष्ट्रपति को कई बार पूछ चुका, प्रधानमंत्री को कई बार पूछ चुका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कल हम लोग बता रहे थे कि एक आर्टिकल नंबर 75 में क्या था। अच्छा, एक चीज को सुधार करना, मैं 74 को क्या लिखवाया हूं बताना तो मेरे को। नियुक्ति करता है अगर लिखवाया हो ना तो उसको काट देना, गलत है वो, है ना, सलाह देता है बस उस समय। तो यहाँ पे ना ऊपर में 74 में राष्ट्रपति जो है नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पे क्या करेगा? सलाह, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उसका चीफ कौन होने वाला है? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये नियुक्ति वाली बात 75 में आएगी। ठीक है, तो ये होगा। इसी में जो है वो स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्र मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद से राष्ट्रपति कोई भी सलाह ले सकता है।
ले सकता है। मतलब समझना, राष्ट्रपति के पास पावर कम है, ठीक है, मंत्री परिषद के पास पावर ज्यादा है। तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की सलाह ले सकता है, और इसका उल्टा भी होगा, ठीक है, कि मंत्री परिषद भी राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, उल्टा भी होगा। लेकिन राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्री परिषद देती है तो उसको मानना राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्य है, एकदम जरूरी है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति अगर मंत्री परिषद या किसी सदस्य को सलाह दे रही है तो उसको मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का पावर क्या है, कम है। इस चीज को ध्यान रखना कि इसी में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें ये 74 की बात चल रही है, और 74 के, इसको ना 74 1 पढ़ते हैं, इसको 74 2 पढ़ते हैं, और एक 74 3 है। मंत्री परिषद के सलाह संबंधी विषय न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किए जाएंगे। अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही? यहां पे राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री के कहने पे उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। पहले अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे, एडवाइस पे अन्य मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति करेगा, ठीक है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। दूसरा पॉइंट है इसी में कि मंत्री परिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रधानमंत्री परिषद जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। एक प्रकार से व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है मंत्री परिषद का राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व, दो चीजें आएंगी जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं, कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, मंत्री परिषद की। जो मंत्री यहाँ पे रहते हैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी किनके प्रति है, तो व्यक्तिगत रूप से मतलब किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति। और जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होगी, तो वहां पे क्या उत्तर आएगा, लोकसभा आएगा। क्या आएगा, लोकसभा, क्योंकि ये मंत्री जो हैं वो लोकसभा में ही सब चुने गए रहते हैं। जितने लोकसभा के सदस्य हैं लगभग वही लोग मंत्री बनते हैं, ज्यादा लोग, ठीक है। तो लोकसभा मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो, हम लोग उनको चुन के भेजे रहते हैं, सांसदों को। तो इस नाम से इसमें 2 पॉइंट है स्पष्ट, कि पहला पॉइंट है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति ही इनको हटाते हैं, कुल मिला के राष्ट्रपति ही हटाते हैं इनको, ठीक। इसीलिए बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं
राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे और इनको हटाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसी में 75 का 3 है, और यहाँ पे मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं, तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ये इनकी जो है वो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। और यहां पे बोलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व ये किसके प्रति होता है? ये लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। ये दो प्रश्न जो हैं अक्सर बनते हैं, हमेशा ये दो प्रश्न बनते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है। अब इसमें उत्तर ऑप्शन में लिखा रहता है, एक लिखा रहता है प्रधानमंत्री भी लिखा रहता है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री लिखे रहेगा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तो आप समझ सकते हो कि जब प्रधानमंत्री लिखा रहेगा तो आप लोग उसी तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही बोलता है कि मेरे ये मंत्री लोग जो हैं उनको नियुक्त कीजिए आप राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री के पास पावर ज्यादा है, तो दिमाग क्या काम करेगा कि प्रधानमंत्री के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है, कि जितने मिनिस्टर सब बैठे हुए हैं उनका एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत रूप से जो है वो जिम्मे उत्तरदायित्व किसके प्रति है? प्रेसिडेंट। तो 74 नंबर जो है वो आर्टिकल बोला कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद की सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, और यहाँ पे बोल रहा है नियुक्ति करेगा सबकी, और नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री जो है परिषद कार्य करेंगे, और उसके बाद बोल रहा है कि इनका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति रहेगा। हो गया, कंफर्म हो गया, याद हो गया? पीछे आपको याद हो गया सबसे पीछे? अब सबसे पीछे में क्यों बैठ जाते हो यार? उतना पीछे मजा आता है कि पीछे बैठने में? कुछ बच्चे लोग यहाँ पे पीछे में बैठ जाते हैं, ये दीवार है ना इसके जस्ट पीछे बैठ जाते हैं। अब मैं कहाँ से उनको देखूं बताओ? तो मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा? नहीं, वहां पे जाना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे शाम वाले बेच में वहां पे बैठे थे कल। अब देखो, मैं आप लोगों को कल जो बोला था कि 79 से 90 तक कम से कम याद रख लो करके, याद कर लिए? कुछ बच्चे लोग जो है सामने में बैठते हैं जिनका ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं है, वो लोग याद कर करके आ जाते हैं। सबसे पहले बात क्या करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे किससे बनेगा? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। दूसरे नंबर पे राज्यसभा, क्योंकि यही बड़ा सदन है ना। तीसरे नंबर पे लोकसभा। उसके बाद आएगा 82 नंबर को याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, मात्रा में गलती हो गया है। इस तरफ आएगा परिसीमन आयोग। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूएंट आयोग बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। परिसीमन मतलब क्या होता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात, है ना, सीटों का जो आवंटन होता है, तो वहां पे परिसीमन मतलब ना एक प्रकार से ना क्या किया जाता है ना, बॉर्डर, परिसीमा है ना, बॉर्डर। बॉर्डर तय किया जाता है कि विधानसभा जैसे मान लीजिए बिलासपुर क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र में कौन कौन से गांव तक आएंगे, लास्ट बॉर्डर क्या है उसका, ठीक है। तो वो ना हर चुनाव के पश्चात, जनगणना के पश्चात होता है कि इस बार बिलासपुर विधानसभा में हो सकता है कुछ गांवों को और ले लें और कुछ गांवों को दूसरे विधानसभा में दे दें। आ रहे समझ?
तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिसीमन। ठीक है, तो इसी के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, परिसीमन आयोग। उसमें बोला जा रहा है आर्टिकल नंबर कितने में, 82 में, 82 आर्टिकल में बोल रहा है परिसीमन आयोग। उसके बाद 83 यहां पे बोल रहे हैं सदस्यों, संसद के सदन की अवधि। मतलब ये लोग ना कितने समय तक, जो 2 सदन है, 2 हाउस है, उनका कार्यकाल कितना है कुल मिला के। ठीक है, तो अब एक के बारे में आप लोग पता है आप लोगों को कि लोकसभा के बारे में, लोकसभा जो है 5 वर्ष के लिए है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहीं पे क्या आएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कभी भी गिर सकता है 5 साल से पहले। 5 साल से पहले जो है, मान लीजिए किसी विपक्षी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लिया है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब जानते हो ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि 50 सदस्य जो हैं वो पहले स्वीकृति देंगे। 50 सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है, और जैसे पेश किया जाएगा उसके बाद फिर वोटिंग होगा, वोटिंग होगा पक्ष में और विपक्ष में। और अगर पक्ष में, उनको हटाने के पक्ष में, किसी मंत्री को हटाने के लिए या पूरे मंत्री परिषद को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो किसी वित्त मंत्री को ही हटाने के लिए अगर प्रस्ताव जो है वो लाया गया, 50 सदस्य पहले पूर्व स्वीकृति देते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद लाया जाता है। लाने के बाद क्या होता है कि वहां पे वोटिंग होगा। वोटिंग में अगर पक्ष में पड़ गया, बहुमत में आ गया वोट, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी में आ गया, तो वहां पे क्या होगा कि जो जिसके लिए लाया गया है, जिस मंत्री के लिए लाया गया है, वो मंत्री पद से हट जाएगा, वो मंत्री, उसको हटना पड़ेगा। और ये जो मंत्री परिषद जो बनी है वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी मतलब हुआ नहीं है, अभी कभी कभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पक्ष में जितने लोग हैं, जैसे मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में मान के चलो एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की है ना। एनडीए मतलब क्या होता है, अलायंस होता है। तो बीजेपी और बीजेपी के साथी जो सदस्य हैं पार्टी, उनको सबको मिला के जितने सीट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो यहां पे इनके पास मान के चलो कि 300 सदस्य हैं, 300 सदस्य। तो ये 300 सदस्य में 240 तो इन्हीं के हैं, बीजेपी के। और हटाने की जो प्रक्रिया है या अविश्वास की प्रक्रिया है, उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। 2/3 तो ये लोग खुद ही हैं, ये लोग उससे कम है, मतलब है ना। तो जितने लोग इसी के पार्टी के हैं वो सब के सब तो वोट करेंगे ना अपने पार्टी के लोगों को। तो जब विपक्ष लाएगा, अपोजिशन जब लाएगा इस प्रकार के प्रस्ताव, तो इसके पास होने की गारंटी है क्या, नहीं के बराबर है। अचानक क्रिकेट वगैरह में क्या होता है कि कुछ चमत्कार हो जाते हैं, क्रिकेट में चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चमत्कार बहुत कम होते हैं, यहाँ पे चमत्कार नहीं होते। क्योंकि अगर वो पार्टी के अपने अगेंस्ट जाके वोट करता है तो पार्टी उसको क्या करेगी, निष्कासित कर देगी, हटा देगी किसी भी व्यक्ति को। आप पार्टी के अगेंस्ट कैसे चले गए। और जो मतदान वोटिंग सिस्टम होता है, वो वोटिंग सिस्टम गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होता है। वहां पे ना सबको पता रहता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। ठीक है, कौन किसको वोट दे रहा है, कौन जो है वो क्रॉस वोटिंग करेगा, नाम उजागर हो जाता है, आपने सुना होगा। तो इस नाम से ना वहां पे ये सिस्टम नहीं है। तो लोकसभा जो है वो तो कभी भी भंग हो सकती है, ये जो है वो एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये ना स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं 250 मान के चलिए, 238 जो है वो विधानसभा से जाती है, मतलब सभी राज्यों के विधानसभा से चुन चुन के भेजे जाते हैं। ठीक है,
और 12 को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मतलब मनोनीत किया जाता है। और ये 238 सदस्यों का चुनाव किससे होता है, विधानसभा। सब प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो है वहां से चुन के इनको भेजा जाता है, चुनाव करके भेजा जाता है। इनका चुनाव भी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो यहाँ पे भी चुनाव का प्रक्रिया वही है, ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये लागू होता है यहाँ पे भी लागू होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे राज्यसभा में, अभी छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, 5 हैं, ठीक। इसके लिए अनिवार्य नहीं होता है कंपलसरी कि ये लोग ना छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज हो, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन लोकसभा के लिए क्या है, अनिवार्य है। लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उनके नाम छत्तीसगढ़ के किसी न किसी राज्य में, किसी जिले के, किसी तहसील के, किसी गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है। दिल्ली का व्यक्ति जो है वो राज्यसभा सदस्य बन सकता है छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य में। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों में आपको पता है कि 2 सदस्य बाहर के हैं, है ना। एक तो शुक्ला जी है, राजीव शुक्ला जी हैं, और एक कौन है, एक नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, केटीएस तुलसी है क्या, केटीएस तुलसी है शायद। तो 2 नाम जो हैं वो बाहर के हैं, तो राज्यसभा के लिए आवश्यक नहीं है। राज्यसभा जब बना 1952 में पहली बार जब चुनाव हुआ, तो यहाँ पे तय कर दिया गया नियम इसका, और ये तय किया गया कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने समय के लिए चुने जाएंगे, 6 साल के लिए चुने जाएंगे। मतलब इनका कार्यकाल कितना हो गया, 6 साल, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कार्यकाल हो गया, अब ये लोग हटेंगे कितने समय में, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सांसद हटेंगे। प्रत्येक 2 साल के पश्चात 1/3 मतलब समझ गया ना, 250 है, उसका 1/3 यही होगा ना, जो भी आएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 तिया लगभग 83, है ना। तो प्रत्येक 2 साल के पश्चात क्या होगा, 83 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पे राज्यसभा के लिए, वो लोग ना हट जाएंगे, और उसका मतलब ये है कि उनका कार्यकाल 6 साल हो गया समाप्त, ठीक है। और नए फिर चुनाव हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, उतने लोग। लेकिन जब ये पहली बार जब इसका इस प्रकार से सिस्टम लाया गया, जब पहली बार इस प्रकार से सिस्टम लाया गया 1952 में, तो अब इसमें बोल दिया गया कि 2 साल के बाद हटो। 52 में तो चुन के आ गए आप लोग, 2 साल के बाद किसको किसको हटाएंगे, क्योंकि अब सब हर कोई चाहेगा कि मैं 6 साल तक रहूं, हर कोई यही नहीं चाहेगा कि मैं 6 साल तक रहूं। तो 2 साल में किसको हटाएंगे, तो पहली बार में व्यवस्था ये की गई कि पहली बार में एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा, ठीक है, एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा, और जितने लोगों को यहाँ पे हम लोग चुन के ला रहे हैं उनको तीन भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब 2 साल वालों के लिए 4 साल और 6 साल पूरा, ठीक है। 2 साल के लिए चुनेंगे बहुत लोगों को 4 साल के लिए चुनेंगे, और बहुत लोगों को 6 साल के लिए। जैसे मान लीजिए बिहार में 21 सीटें हैं, ठीक है, तो 7 सदस्य जो हैं वो चुन के आते थे 2 साल के लिए, 7 4 साल के लिए, 7 6 साल के लिए। पहली बार में ऐसा करना पड़ा। और उसके बाद जब 2 साल हो रहा है, तो 2 साल के बाद भी क्या सभी को हटाएंगे, तो यहाँ पे बोला गया कि एक लॉटरी सिस्टम लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये पहली बार का सिस्टम था। लेकिन उसके बाद फिर बराबर हो जाएगा। उसके बाद हर व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लीजिए 52 में चुनाव हुआ, 54 तक आया, 54 में
1/3 सदस्य जो है वो हट गए और उसके बाद फिर से चुनाव होगा। अब यहाँ पे जो 54 में आए हैं वो कब हटेंगे? 1960 में हटेंगे, है कि नहीं? ये हटेंगे 1960 में। यहाँ पे 56 वाले जो हैं, 1956 वाले जो हैं वो कब हटेंगे? 1962 में। ये ऐसा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अब ये 6-6 साल के बाद जो है, 6 साल तक रहेंगे परमानेंट, लेकिन प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल वास्तव में हो जाएगा 6 साल। कार्यकाल क्या हो जाएगा? 6 साल समाप्त ही हो जाएगा। तो फिर ये लोग अब क्या होते हैं? प्रत्येक 2 साल में हटेंगे, 1/3 सांसद हटते हैं, 1/3 सांसद हटते हैं, लेकिन जिनका कार्यकाल 6 साल हो जाता है उन्हीं को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये है राज्यसभा का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम देखें कि संसद सदस्य की अवधि, अब यहाँ पे क्या देखेंगे? योग्यता। लोकसभा में भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु, ठीक है, और ज्यादा अगर देखोगे तो लाभ के पद पे ना हो। राज्यसभा में भी यही 30 वर्ष की आयु, लाभ के पद पे ना हो। तो योग्यता के लिए ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, केवल एज को देखना कि 30 साल राज्यसभा के लिए, 25 साल लोकसभा के लिए। मतलब ये है कि आप ना मंत्री बन सकते हैं 25 साल की उम्र में। आप क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, 25 साल की उम्र में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में सांसद आप नहीं बन सकते, ठीक है। और यही हुआ भी, मंत्री बहुत लोग बने, 25, 26, 27 साल में भी मंत्री बनते गए, बहुत लोग बने। यहाँ पे सरोज पांडे जो है वो भी मंत्री बन सकती थी, ठीक है, मंत्री बन सकती थी। सरोज पांडे के साथ क्या हुआ था कि वो ना नगर निगम चुनाव जीतती हैं 25 साल की उम्र में, 25 साल और कुछ समय हुआ रहता है, वो ना विधायक भी बन जाती हैं, और उसी साल उनको लड़ा दिया जाता है सांसद के लिए, और वो सांसद भी जीत जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार का चीज जो है वो हुआ था किसके साथ? योगी आदित्यनाथ के साथ, कि वो भी लगातार 25 और 26 साल की उम्र में 3 चुनाव जीतते हैं, ठीक, 3 चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पे राज्यसभा भंग नहीं होगी कभी, स्थायी सदन है। योग्यता संबंधी अगर प्रश्न आया तो 25 साल और 30 साल है, और भारत का नागरिक तो आपको पता है कि ये आवश्यक है। नागरिक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो अमेरिका का भी हो, चाहे वो, हाँ एक चीज ध्यान रखना, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर नागरिक बन गया, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ पे बन गया नागरिक, मतलब अदनान सामी, ठीक है, ये अदनान सामी जो मोटू है, ये मान लीजिए बन गया, ठीक, ये नागरिक हो गया है। अब ये बन सकता है क्या? भारत के संविधान में स्पष्ट बोल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वो बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या कोई भी मंत्री बन सकता है। ये हर जगह हम लोग देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो क्या अदनान सामी को भी बना सकते हैं? हाँ, संविधान में लिखा गया है जो कि नागरिक बन सकता है, तो इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन बनाने के समय ना अड़चन आने वाला है, ठीक है, अभी नहीं आया है। अड़चन क्या आने वाला है कि जैसे इसको बनाएंगे, जैसे इसको बनाएंगे तो सब के सब विपक्षी पार्टी विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो संविधान जो है उसकी बात करेगी कौन? जो उसको बनाना चाहते हैं, जो पार्टी। तो जो सिटिंग पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी मान लीजिए अभी है, वो अगर इसको बनाने के लिए बात रखती है तो हर कोई इसका विरोध करने वाला है। और जब विरोध होने वाला है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? फिर एक काम करते हैं, नहीं बनाएंगे तो संविधान में संशोधन कीजिए, अमेंडमेंट लाइए। किस प्रकार का अमेंडमेंट लाइए? कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर भारत में नागरिक बन भी जाता है तो भी उसको पाकिस्तान या शत्रु देश के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो नागरिकता यहां ले भी चुका है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री पद नहीं देंगे, ठीक है। और ये ना बहुत जल्द होने वाला है इस प्रकार का चीज, ये भी बता रहा हूं।
कि इस प्रकार का कानून जो है, अमेंडमेंट जो है वो कभी ना कभी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से यहाँ पे आते गए हैं और नागरिकता लेते गए हैं। अफगानिस्तान के भी लोग, अफगानिस्तान का जो क्रिकेट टीम है, आपको पता है ना कि वो केवल भारत में ही प्रैक्टिस करते हैं। भारत में उनको ना एक ग्राउंड दे दिए, एक ग्राउंड दे दिए हैं लखनऊ में, और वो लोग ना पूरे टाइम रहते हैं यहीं, यहीं खाना पीना भी यहीं होता है उनका, कोच वगैरह भी भारतीय बीसीसीआई प्रोवाइड करती है उनको, लेकिन खेलते किसके नाम से हैं? अपने देश के नाम से, अफगानिस्तान के नाम से। आ रहे हैं ना समझ? क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिति इतनी विकट है, तालिबान है वहां पे, रोज लड़ाई झगड़े, रोज बम गिर रहे हैं, यहाँ बॉल फेंक रहे हैं, इधर बॉल की जगह पे बम फेंक रहे हैं वहां पे, ठीक। तो कुछ भी हो सकता है वहां। इसके बाद देखो 85 नंबर का आर्टिकल, 86 नंबर और 87 नंबर। 85 नंबर में है संसद का स्थगन, 17वां और क्या है, विघटन भी है इसी में। अब देखो ये स्थगन क्या होता है, एडजर्नमेंट, ये होता है स्थगन। इसको बोलते हैं 17वां को प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, और ये होता है डिसोल्यूशन या डिसॉल्व, विघटन। विघटन का मतलब आप लोग समझते हो कि ये सदन जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, विघटित हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब कोई भी सदन जो है वो चल रहा है, ठीक है, कि एक सदन जो है वो बैठक यहाँ पे चल रहा है, बैठक चल रहा है एक दिन, आज के दिन ही मान लीजिए, आज कौन सा तारीख है, 6 तारीख, 6 तारीख को जो है बैठक चल रहा है, और एक होता है प्रश्नकाल जो 11 से 12 बजे तक रहता है। उसके बाद एक 0 आवर लाया जाता है, शून्य आवर लाया जाता है, 0 आवर। और उसके बाद बजट जितने पेश किए गए रहते हैं उनको क्या करते हैं कि सब लोग पढ़ते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है, चर्चा करते हैं, सदन में चर्चा करते हैं। तो ये सदन जब चल रहा है तो यहाँ पे 3 या 4 बजे मान लीजिए लोकसभा का जो स्पीकर है, अब वो बोल रहा है कि अब हम लोग आज कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, आज कार्य नहीं करेंगे। या वो बोल रहा है कि देखो, कोर्ट बोलता है ना कि कोर्ट इज अडजर्न करके बोलता है, और उसके बाद बोलता है टील 5 PM। तो इसी प्रकार का चीज है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो है वो सदन को स्थगित करता है। मतलब समझना, लोकसभा स्पीकर के पास पावर है सदन को स्थगित करने का। मतलब स्थगन मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए हटाना उसको, मतलब वहां से इस अनिश्चित काल के लिए उसको बंद करना, रोकना, ठीक है, अस्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए। अब यहाँ पे स्थगन हो गया, तो ये बोल दिया कि 5 बजे बैठेंगे, 5 बजे बैठेंगे, अभी 3 बजा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्थगन। मतलब अभी ना सदन फिर से उपस्थित होगा, सबके सब फिर सांसद लोग आएंगे, बैठेंगे, इसको बोलते हैं स्थगन। दूसरा होता है प्रोरोगेशन या 17वां। 17वां क्या होता है? 17वां मतलब एक सत्र जो है वो चल रहा है, एक सेशन चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, मान लीजिए विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। अब यहाँ पे 5 दिन 6 दिन की बैठक जो है वो हो चुकी है, बहुत सारे चर्चा जो है हो चुके हैं, कई बजट जो है वो पारित हो चुके हैं, कई प्रकार के ड्राफ्ट पारित हो चुके हैं, एक्ट बन गया है, ठीक है। अब उसके पश्चात राष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति कहेंगे कि अब हो गया, जितना विंटर सेशन में जितना विधेयक पास करना था हो गया, अब इसको रोक देते हैं, 17वां कर देते हैं। तो 17वां मतलब क्या हो गया कि ये सत्र जो है वो क्या हो गया, समाप्त, विंटर सेशन हो गया समाप्त, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या आएगा, बजट सेशन आएगा।
ठीक है। तो ये वाला सत्र समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट। 17वां स्थान जो है वो लाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन स्थगन प्रस्ताव जो है वो कौन लाएगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो स्थगन प्रस्ताव लाएगा, लेकिन 17वां स्थान जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, यहां पे हो गया संसद सदस्यों का स्थगन, 17वां स्थान विघटन। यहाँ पे 86 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण ही है, स्पीच है जो संसद में देती है संसद सदस्यों के बीच अभिभाषण। दो प्रकार के देखो, 86 और 87 दोनों में राष्ट्रपति का क्या है? अभिभाषण। ठीक है, ये जो अभिभाषण है पहला नंबर का 86, ये एक सामान्य तरीके से जो स्पीच देगा राष्ट्रपति का। अभिभाषण मतलब स्पीच, ठीक है, तो एक सामान्य स्पीच है। और 87 वाला जो है वो एक विशेष स्पेशल स्पीच है। ठीक है, विशेष अभिभाषण। 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण या एक स्पेशल स्पीच की बात कर रहा है 87 में। 86 में बोल रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, 87 में भी बोल रहा है, लेकिन वहां पे 87 में स्पेशल। ठीक है, तो जब स्पेशल अभिभाषण है इसका मतलब दोनों सदनों को जो है वो बुला के वो क्या करेगा? स्पीच देगा। और स्पेशल मतलब क्या हो रहा है कि वो 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ और फिर से जो है नए सबके सब चुन के आए, तो वहां पे दोनों सदनों को बुलाएगा और अगले 5 सालों के लिए क्या करेगा? अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो दोनों जो है को याद रख लो, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, 86 नंबर भी और 87 नंबर भी। 88 नंबर को कल मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे एक अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी और दूसरे हैं मंत्री के अधिकार। और ये अधिकार क्या है कि ये किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, वोट जो है वो लेकिन क्या होगा? नहीं कर सकते, वोट नहीं करेंगे क्योंकि ये वहां के सदस्य नहीं है। ये हो गया अटॉर्नी जनरल की बात। ये किसकी बात हो गई? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो कहीं पे भी जाके भाषण देंगे, स्पीच वगैरह देंगे, बैठ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्री। मंत्री जो है वो भी किसी भी सदन में जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट दे सकते हैं क्या? वोट दे सकते हैं ना अपने सदन में। मतलब अगर मंत्री राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में वोट कर सकते हैं, और लोकसभा के हैं तो किसमें वोट करेंगे? लोकसभा में वोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों सदन में वोट नहीं कर सकते। आ गया समझ? 88 के बाद 89 और 90 यहां पे बोल रहे हैं राज्यसभा लोकसभा के सभापति, है ना, और उपसभापति। मतलब ये चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन। हाँ, ये लोकसभा हटा दो, इसको लोकसभा का बाद में है ना, 90 के बाद। ठीक है, तो राज्यसभा बस गए। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, पहले राज्यसभा ही आएगा और उसके बाद है राज्यसभा के हटाने का प्रोसेस। इनकेस जो सभापति उपसभापति है उनको हटाने का प्रोसेस। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति स्वयं होते हैं। ठीक है, उपसभापति जो है उनको राज्यसभा वाले जो है मिलके क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इनका जो हटाने का जो प्रोसेस है वो एकदम सामान्य सा प्रोसेस ये है कि जब राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के पास पावर नहीं है, मैंने कल बताया था। तो राज्यसभा में क्या होगा? इनको जब हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके पश्चात ये राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा जाएगा
और राज्यसभा में उस समय जितने लोग उपस्थित रहेंगे, मैंने कल बताया था, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, मतलब उस समय जितने लोग उपस्थित हैं वहां पे सदन में, उनका एक सिंपल मेजोरिटी जो है वो आवश्यक है, 50% प्लस एक। और उतने लोग अगर इसको भेज दिए वोटिंग करके, तो ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा जो है वो ज्यादा कुछ नहीं करेगी, उसको हटाने के लिए एक संकल्प पारित कर देगी। ठीक है, एक ना डिक्लेरेशन दे देती है कि ठीक है आप लोग हटाने की बात कर रहे हो, तो ठीक है मैं भी क्या कर देता हूं, अप्रूव कर देता हूं। तो लोकसभा के पास इसको इसके लिए कोई भी पावर नहीं है, राज्यसभा संबंधित कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये 90। इसके पश्चात ये वाला जो अभी देखे हो ना आप लोग 79 से 90 तक, सेम टू सेम जो है विधान मंडल विधान परिषद के लिए भी बनेगा। मतलब अभी जो क्रम लाइन से देखे हैं ना हम लोग, 11-12 आर्टिकल देखे हैं, ये 12 आर्टिकल सेम जब हम लोग राज्य पढ़ेंगे ना, तो राज्य विधानमंडल, संसद की जगह राज्य विधानमंडल रहेगा, उसके पश्चात विधान परिषद रहेगा, उसके पश्चात जो है वो क्या रहेगा, विधानसभा रहेगा, फिर राज्य में परिसीमन होगा, और उसी प्रकार से अवधि, योग्यता, ये सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी 90 तक। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 148 केग, कैग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल मतलब ये हुआ कि महालेखा नियंत्रक, यहां पे नियंत्रक भी लिख लेना, नियंत्रक पहले लिख लेना, नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका मतलब ये है, नियंत्रक लिख लेना, नियंत्रक और ऑडिट जनरल मतलब महालेखा परीक्षक। ऑडिट मतलब होता है लेखा, कंट्रोलर मतलब एक प्रकार से नियंत्रक ही होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जनरल मतलब आप लोग सोचोगे कि सामान्य होता होगा, है ना, लेकिन ये सामान्य नहीं होते हैं, आप लोगों को पता है। जनरल मैनेजर है ना, जनरल मैनेजर मतलब सामान्य मैनेजर होता है क्या, मुख्य जो मैनेजर होता है उसको जनरल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इसका व्याख्या कहाँ पे हुआ है, 148 में। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल 148 में बताया गया है कि भारत में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वित्त संबंधी मामलों के लिए वित्त मतलब फाइनेंस, एक कैग की नियुक्ति की जाएगी। वित्त संबंधी मामलों के लिए मतलब समझना, राज्य में भी और केंद्र में भी किसी भी प्रकार की फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती क्या है, आर्टिकल नंबर 149 में क्या बोलेगा, 148 से 152 तक का आर्टिकल इसके लिए है। ठीक है, 51 तक का। तो यहाँ पे बोलेगा क्या कि राज्य में किसी भी प्रकार का जो धन आ रहा है, यहाँ पे ऋण लिया जा रहा है, किसी से भी किसी भी देश से ऋण लिया जा रहा है, और संसद में जो मैं बताया था संचित निधि होता है, संचित निधि, तो कल मैंने बताया था कि संचित निधि से जो धन खर्च होता है, उस धन को खर्च करने के लिए एक लाया जाता है विनियोग विधेयक। मतलब एक प्रकार से जो है अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, और ये कंटिंजेंसी फंड है, तो यहां से जब पैसा निकालना है तो एक बिल लाना पड़ेगा, और बिल का अनुमोदन कराते हैं, बिल को पास कराएंगे। ठीक है,
तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर पास करते हैं कि एक मद के लिए, किसी भी एक मद के लिए, मान लीजिए शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता है, एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता है, या बाढ़ वगैरह आ गया या भूकंप आ गया किसी राज्य में तो पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसे जा रहे हैं किससे? संचित निधि से जा रहे हैं, सरकारी कोष से जा रहे हैं। लेकिन उस सरकारी कोष से जो पैसे जा रहे हैं, क्या सही में उसका उपयोग जो हुआ है वो बाढ़ के लिए ही हुआ है, जो जिस जिस नाम से मांगा गया था? आ गया समझ? कि आप लोग जो पैसा कोचिंग के लिए लाए हो मम्मी पापा से मांग के, ठीक है, कि मम्मी हम लोग कोचिंग करेंगे, पापा जी हम लोग कोचिंग करेंगे। क्यों कोचिंग करेगा? तो पढ़ाई करूंगा बहुत। तो पापा बोल रहे हैं बचपन से क्या कर रहा था? तो वो बोल रहा है पढ़ाई कर रहा था। तो बचपन से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? तो वो बोल रहे हैं बचपन में गलती हो गई, बचपना में गलती हो जाती है। तो अब क्या ऐसा महान काम करेगा? वो बता रहे हैं, पापा उसको वास्तविकता बता रहे हैं, ठीक है, कि अब क्या महान काम करने वाला है। तो वो बोल रहे हैं मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा, मेहनत करूंगा, अधिकारी बनूंगा। तो पापा बोल रहे हैं उसके कि तेरा बाप पास नहीं कर पाया कभी, तू कैसे करेगा? ठीक है, उसके पापा बोल रहे हैं उसको। अब पापा लोग तो ऐसी ही बात करते हैं ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात करते हैं, खासकर लड़कों से। लड़कियों से तो हाँ बेटी, हाँ बेटी, हाँ बेटी। पापा लोग का ऐसे नहीं रहता नेचर। और इसीलिए जो छोटे भाई या बड़े भाई हैं वो चिढ़े रहते हैं अपनी बहन से। रक्षाबंधन से के दिन से एक दिन पहले तक भाई बहन लोग खूब लड़ाई करते हैं। और उसका कारण क्या है? ये पापा जी ही कारण है। और इसीलिए ना लड़कियों को नया शब्द मिला है सोशल मीडिया में। क्या मिला है? पापा की परी नहीं मिला है, वो एंजल लिखे रहते हैं, एंजल। तो कोचिंग के लिए बात जो चल रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है। पापा उसको गाली भी बक रहे हैं कि तू जीवन में जब कुछ नहीं किया है 20 साल में, तो अब अचानक कैसे टॉप कर देगा? फिर पूरा स्टेट के बच्चे दिलाएंगे पेपर, क्या ऐसा महान काम करोगे? तो वो बोल रहा है कोचिंग जाऊंगा। तो कोचिंग में क्या महान काम होगा? तो कोचिंग में सर लोग जादू करते हैं। तो सर भी सोच रहे हैं कि कैसा जादू करेंगे, जादू टोना सीख गए हैं क्या सर लोग सब? और उसके बाद जो है मम्मी से चर्चा करेगा कि मम्मी पैसा दिला दो, पैसा दिला दो। अब मम्मी जो है वो चल ठीक है दिला देती हूँ करके वो जबरन जो है ना, कुछ तो मान रख लेते हैं इसका। हो सकता है कि मेरा ही बेटा है, मेरा ही फोन है, कुछ कर लेगा। अब वो पापा को बोलती दे दो उसको पैसा, दे दो उसको पैसा। अब पापा बोल रहे हैं तेरे नाम से दे रहा हूँ, अब तेरा जो फुल्ली उल्ली आने वाला था इस बार दिवाली में वो कैंसिल हो गया, ठीक है, इस दिवाली का पैसा दे देता हूँ। इधर कोचिंग में आने के बाद वो पैसा जो है केटीएम के किस्त में चले गया। हर महीने 30-40 हजार रुपया देता हूँ, हर महीने 5-5 हजार किस्त दूंगा सर तुमको। किसको बोल रहा है ये? शोरूम वाले को। 5 हजार रुपया किस्त दूंगा, इधर पैसा जो है मांगूंगा ज्यादा पापा से। पेट्रोल का 2-3 हजार रुपया लगेगा। अब पेट्रोल को तो दोस्त लोग बोले हैं डलवा देंगे करके, है ना, घूमने के लिए, तो दोस्तों से मांग लिया करूंगा। तो इस प्रकार से वो मैनेज कर रहा है। तो वहां पे कैग की भूमिका वहीं पे है कि कैग देख रहा है कि ये सही काम के लिए उपयोग हुआ कि नहीं ये धन, ठीक है, ये जो धन निकाला गया है यहां से वो सही कार्य के लिए है कि नहीं, यही है कैग की भूमिका। तो कैग जो है वो आर्टिकल नंबर 149 में उसकी भूमिका लिखी हुई है, यही लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 149 में, ठीक है। कैग की नियुक्ति जो है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसके लिए ना योग्यता क्या होती है? क्वालिफिकेशन। इसके लिए ना वैसे क्वालिफिकेशन होती है, हो सकता है कि ये लोक सेवक हो, सिविल सर्वेंट हो कोई, ठीक है, कोई सिविल सर्वेंट हो, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को भी बना देते हैं, या कोई फाइनेंस का ज्ञाता हो, ठीक, वित्त का ज्ञाता हो। और उसके साथ जो है वो आयु सीमा इसकी क्या होनी चाहिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब कब तक रहेगा ये, ठीक।
इसका ना मिनिमम जो एज है ना वो तय नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? सिविल सर्वेंट कोई हो सकता है बोल रहे हैं, है ना? तो सिविल सर्वेंट मतलब सरकारी नौकरी करने के बाद, आईएएस बनने के बाद जब रिटायर का उम्र आता है 60 साल के आसपास, तब जब रिटायर हो गए तो इसको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे तो उसके पश्चात बोल रहा है कि ये बोल रहा है या तो तुम 6 वर्ष के लिए जब नियुक्त होगे तो काम करोगे, या तो तुम 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे। मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 61 साल की उम्र में ज्वाइन करता है कैग, ठीक है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल बना दिया जाता है, तो इसको जो है 6 साल या 65 वर्ष है, तो अब ये कितने साल तक रहेगा? 5 साल रहेगा, ठीक है। ये 5 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 65, तो ये हट जाएगा। और मान लीजिए ये 58 साल में अगर बन जाता है, 58 साल में ये बन जाता है, तो फिर क्या करेगा? 6 साल पूरा करेगा। और 65 साल नहीं भी हुआ है, 64 साल में ये क्या हो जाएगा? पद को छोड़ देगा। पद को जितने भी हम लोग अभी पढ़ेंगे बड़े बड़े पद, उसमें ये होता है कि ये पद छोड़ने के पश्चात ये लोग दूसरे किसी पद में नहीं कार्य कर सकते, ठीक है। ये लोग दूसरे किसी भी पद में कार्य नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या होता है, कोई भी अधिकारी उनका ना एक हायरार्की होता है, पद सोपान होता है। कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, कौन उसके बाद है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज हट गया, रिटायर हो गया पूरी तरीके से, रिटायर हो गया पूरी तरीके से नहीं, रिटायर मतलब तो फिर मरना हो जाता है, रिटायर हो गया अपने पद से। अब इसके पश्चात अगर उसको बोलते हैं कि तुम ठीक है, 65 साल की आयु तुम्हारी हो गई, तुम बहुत काम कर लिए, ठीक है, पैसा तुम उतना नहीं कमा पाए जितना बाकी जज लोग कमाते हैं, तुम ज्यादा ईमानदार हो गए, है ना, पैसा नहीं कमा पाए, बेईमानी नहीं किए, तो तुम अब क्या करोगे? रिटायर के बाद पेंशन जो आएगा वो तो आधा आएगा, और तुम्हारे घर में कमाने वाला तुम ही बस है। उसका दोस्त राय दे रहे हो उसको, वो भी 65 साल का बूढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है, उसको राय दे रहा है, एक काम कर, हाई कोर्ट का तू ना चीफ जस्ट मतलब जस्टिस बन जा। क्या बन जा? चीफ जस्टिस बन जा, हाई कोर्ट का मुख्य जज बन जा। तो संविधान जो है इसको मानेगा क्या, सहमत होगा क्या? संविधान सहमति नहीं देगा, ठीक है। संविधान ये बोल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब वहां काम कर चुके हैं, तो आप हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य नहीं कर सकते। या हाई कोर्ट का अगर जज है तो वो जिला और सत्र न्यायालय में नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये ना सभी पदों के लिए है, मतलब आप देखना, ये कैग हम लोग देख रहे हैं अभी, तो कैग भी इसी प्रकार से कार्य करेगा। और उसके बाद जितने हम लोग पद पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पढ़ेंगे या वित्त आयोग पढ़ेंगे, सभी में, तो सभी में वो लोग निचले पद पे नहीं आने वाले हैं। या जितने आयोग बनते हैं, जैसे बाल संरक्षण आयोग बनता है या मानव अधिकार आयोग बनता है, उसके अध्यक्ष जो होते हैं सेंटर में, वो राज्य के लिए कार्य नहीं कर सकते। और एक क्लास में यही वाली बात एक बार मैं पढ़ा रहा था, तो एक लड़का बोलता है कि सर क्यों काम नहीं करेगा नीचे में, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको पैसा मिलेगा तो करेगा वो। तो इसीलिए ना ये उदाहरण को मेरे को बताना पड़ा कि पैसा मिलेगा से नहीं होने वाला है, संविधान आपको इजाजत दे रहा है कि नहीं, उससे होता है, ठीक है। और मान लीजिए आप वहां पे पद को धारण कर भी लेते हैं गलत तरीके से, हाँ, पद की गरिमा ही खत्म हो जाएगी कि आप इतने ऊपर पद में हैं, फिर नीचे। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई बच्चा जो है आईआईटी पास करके आ रहा है, कोई एमबीबीएस पास करके आ रहा है, और उसके बाद तैयारी क्या करता है, पटवारी का तैयारी कर रहा हूं, है ना, होता है ना ऐसा। और कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आईआईटी करने के बाद किए हैं बीएड, आईआईटी करने के बाद बीएड, और बीएड करने के बाद कर रहे हैं तैयारी शिक्षा कर्मी का। तो ये ना, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई संविधान नहीं है। खुद का एक आत्मसम्मान है कि, और पद का आत्मसम्मान है कि आईआईटी करने के बाद आप ये काम क्यों कर रहे हो। और एक मेरे गांव का बच्चा है, मेरा जूनियर था, वो आईआईटी रुड़की से पढ़ाई किया था, बीटेक किया था आईआईटी रुड़की से, और वो टॉप 10 में आया सम परीक्षा की परीक्षा में,
एक ऑडिटर का पेपर नहीं हुआ था बीच में, 2022-23 में हुआ था। हाँ हाँ, 21 में हुआ था। तो वो ना उसमें टॉप 10 में आया था, वो टॉप 10 में आया था। अब वो उसको ज्वाइन कर लिया है। तो मैं उसको पूछा भी, तो उसका कारण खैर अलग था। उसका कारण ये था कि इकलौता बेटा हूं मैं, मेरे लिए जो भी जॉब मिल रहा है वो बाहर मिल रहा है छत्तीसगढ़ से, और मैं चाहता हूं कि यहीं पे माँ बाप के बीच में रहूं, इसलिए। तो वो टॉप 10 में आया भी, मतलब एक ब्रिलियंट बच्चा ही था वो। और आईआईटी के बच्चे अगर आएंगे इस तरह से, तो वो लोग ना जल्दी क्वालिफाई करेंगे भी, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। आईआईटी के बच्चे अगर आना शुरू कर दिए इस तरफ कि जॉब क्राइसिस हो रही है, तो वो लोग ना टॉप करने वाले हैं भी। तो कैट जो है, उसकी योग्यता आपको पता है, उसका जो वेतन वगैरह है वो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। मैं चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपए, है ना? अभी मतलब वेतन है 2,80,000। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है जो बाकी बचे, उनका वेतन होता है 2,50,000 के करीब है, ठीक। तो उन इसका वेतन भी कितना होगा? 2,50,000। इसका वेतन भी, अगर इनका वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन अगर 2,50,000 है, तो इसका भी वेतन, कैग का वेतन भी 2,50,000 रुपए ही होगा, ठीक। इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस, कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस है, न्यायाधीश को हटाने जैसी व्यवस्था, मतलब लगभग वो है महाभियोग की, लगभग महाभियोग जैसी ही, इम्प्लीचमेंट जैसी है। इम्प्लीचमेंट नहीं कहलाती है वो, क्या कहलाती है? रिमूवल प्रोसेस ही कहलाएगी। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही तय किया गया है। तो ये कैग, कैग और क्या करता है? आर्टिकल नंबर 149, 149 नंबर आर्टिकल भी लिख लिए रहो, इसको 149 ही कर लो। एक सौ उनचास, संचित निधि से, संचित निधि मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि से कोई भी धन सही कार्य के लिए खर्च हुए यह जांच करेगा, जांच करेगा। आर्टिकल नंबर 149 से बोल रहा है कि संचित निधि से जो भी धन खर्च हो रहा है वो उसी कार्य के लिए हो रहा है कि नहीं, जिस कार्य के लिए पैसा जो है वो निकाला गया। पैसा निकाल लिए, आप मांग लिए ये एक कार्य करना है करके, और उसी कार्य में ये खर्च हुआ कि नहीं, तो वो जांच करने का अधिकार किसको है? कैग को है, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल नंबर 151, ये है एक प्रकार से ऑडिट। आर्टिकल नंबर 151, स्वपरीक्षा। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो कैग है वो अपना जो रिपोर्ट है, अपना रिपोर्ट भेजता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है वो, उस प्रेसिडेंट क्या करता है, इस रिपोर्ट को
पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट में रखता है। कैग एक रिपोर्ट बनाएगा, जांच करेगा, ऑडिट करेगा, ये ऑडिट करने का काम है इसका। ये ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद प्रेसिडेंट को जो है वो भेज दिया कि कितना चीज जो है वो राज्य में भी और केंद्र में भी सही तरीके से पैसा निकाला गया, कितना सही तरीके से पैसा नहीं निकाला गया, ठीक। और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजेगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो इसको संसद में रखवाएगा। यहाँ पे संसद में, पार्लियामेंट में ये रखा जाएगा और उसके ऊपर फिर क्या होगा, चर्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक लोक लेखा समिति होती है। क्या होती है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा कमेटी अंतिम जांच करेगी। ये एक कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी जो बनी हुई है इसमें करीब करीब 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है। लोक लेखा कमेटी, देखो 3 प्रकार की कमेटी बनती है, ठीक है, जो प्रमुख कमेटी है। वैसे तो 22 या 23 कमेटी बनी हुई है देश भर में, ठीक। 3 कमेटी ऐसा बनाया गया है जो लोग ना क्या करते हैं, वित्त संबंधी मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो लोक लेखा कमेटी एक होता है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी, और एक लोक वित्त कमेटी। तो 2 जो कमेटी होती है, प्राक्कलन या एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो प्राक्कलन कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है और दूसरा जो होता है लोक लेखा कमेटी। ये वित्त संबंधी जांच जो कैग की रिपोर्ट है जो संसद में प्रस्तुत हुई है उसकी जांच करता है एक बार फिर से। कैग ने अपनी रिपोर्ट बना दी, कैग ने बता दिया कि भारत देश में इतने वित्त जो है वो आए हुए हैं, फाइनेंस इतने हुए हैं, धन मिले हैं, इस प्रकार से भारत जो है वो ऋण दिया है दूसरे देशों को,